हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर मतलब अगर मैं आपको बताऊंगा तो लगभग मैंने डिटर्मिनेंट ऑलरेडी फिनिश कर दिया, बट बाई सारे बच्चों को ये जो 6.2 एक्सरसाइज है वो नहीं आ रहा था। बट ऐसे बहुत सारे बच्चों जिन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर 6.2 सिखाओ, क्योंकि 6.2 हमें आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, उनकी डिमांड पर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 6.2 एक्सरसाइज, जो कि आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर मैं कम से कम 6 to 7 प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट वन बाय वन। सो पहली प्रॉपर्टी यहां पे क्या दी है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर टर्न इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न इनटू रोज। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है डी, जिसकी वैल्यू है 3 - 2 6 1 5 9 0 2 3। ओके, सो गाइस ये डिटर्मिनेंट है। ओके, अब क्या करो, रोज को कॉलम कर दो। तो रोज के कॉलम करने पे मैं उसको दिखाता हूँ डी डैश से। ठीक है, देखो यहाँ पे। सो 3 - 2 6, 3 - 2 6 मतलब क्या होता है? पूरे रो को कॉलम कर दो या पूरे कॉलम को रो कर दो, कोई एक ही चीज करो। ऐसा नहीं कि दोनों करना है, कोई एक ही चीज। पूरे रो को कॉलम करो या पूरे कॉलम को रो करो। मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। जैसे 3 - 2 6 ये आपका फर्स्ट रो था, बना दिया मैंने फर्स्ट कॉलम, राइट। फिर 1 5 9 ये था सेकेंड रो, बना दिया सेकेंड कॉलम। देन 0 2 3 आपका था फर्स्ट, सॉरी सॉरी इसको बोलेंगे थर्ड रो, बना दिया थर्ड कॉलम। सो इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? d इज इक्वल टू डी डैश। मतलब जब कभी भी स्टूडेंट्स आप रोज को कॉलम करते हो या कॉलम को पूरा रोज, मतलब समझ रहे यार क्या बोल रहा हूं? अगर पूरे रो को कॉलम में कन्वर्ट किया या पूरे कॉलम को रो में कन्वर्ट किया, तो जो भी वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी गाइस? सेम आएगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या बोला है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस ओनली इन साइन। मतलब क्या होता है समझते हैं। d इज इक्वल टू 3 - 2 6 1 0 1 1 5 7। चलो, सो इसने क्या बोला है? किसी भी दो रो को इंटरचेंज करो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो। जैसे यहां देखो, ये आपका डी हो गया। अब मैं मेरे मन से यहां पे एक काम करता हूं, इसको मैं चेंज करता हूं। मान लो दो रो को चेंज करता हूं, मतलब R1 और R2 को इंटरचेंज करता हूं। ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, दोनों को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, सो मान लो इसकी वैल्यू है D1, चलेगा? ओके, सो 1 0 1 3 - 2 6 1 5 7। ओके, तो गाइस आप ध्यान से सुनो, समझो सब लोग। तो यहां पे आपको जो भी वैल्यू दी थी, जैसे ही मैंने किसी दो रो, ध्यान रखना, कोई दो रो को भी इंटरचेंज कर सकते हो। दो रो मतलब 1 का 2 के साथ में इंटरचेंज कर दो, या 2 का 3 के साथ में इंटरचेंज कर दो, या 1 का 3 के साथ में इंटरचेंज कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दो रो तो इंटरचेंज करना है, बराबर। वैसे ही कॉलम के लिए भी तो है ना। मतलब फर्स्ट का सेकंड कॉलम के साथ इंटरचेंज करो, या सेकंड का थर्ड कॉलम के साथ इंटरचेंज चेंज करो, या फर्स्ट का थर्ड के साथ, कोई भी दो रो या दो कॉलम, ध्यान देना, कोई दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करो। सो गाइस जो वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पे D1 मैंने R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया ना, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो D के इक्वल मिलेगी, लेकिन माइनस डी मिलेगी। मतलब D1 इक्वल टू माइनस डी, मतलब वैल्यू सेम आएगा बच्चों, लेकिन जो वैल्यू होगी क्या होगी? मतलब उसका साइन क्या होगा? अपोजिट। जैसे अगर मान लो डी का वैल्यू आ रहा था 5, तो D1 का वैल्यू आता -5, या डी का वैल्यू आ रहा था 10, तो D1 का वैल्यू आता -10, या डी की वैल्यू आ रही थी -7, तो D1 की वैल्यू क्या आती? +7। देखा, मतलब वैल्यू सेम आएगी बट साइन क्या होगा बच्चों? अलग। क्लियर? परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, दो प्रॉपर्टी फिनिश होने के बाद चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। सो क्या दिया है प्रॉपर्टी नंबर 3 में? सब लोग ध्यान से देखो। इफ एनी टू रोज ऑफ और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0। वाओ क्या बात है! सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, पता नहीं क्यों है कि नहीं, यहाँ पे सॉल्व करना नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो गाइज मान लो मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, समझो सब लोग। यहाँ पे मेरे पास डिटरमिनेंट है -3 1 2 2 1 5 2 1 5। ध्यान से देखना सब लोग, ये आपको सेकेंड रो की वैल्यू क्या है? 2 1 5। थर्ड रो की वैल्यू क्या है? 2 1 5। मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड रो
दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। याद ना बच्चों, कोई भी दो रो, यहां पे दो रो की बात कर रहे हैं, ऐसा ये भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल 1 6 3 एंड 1 6 3 4 2 -1। यहाँ पे दो कॉलम दिखाई दे रहा है सबको, यस दो कॉलम। सो पहले वाले केस में दो रो आइडेंटिकल हैं, दूसरे वाले केस में दो कॉलम। पर रूल क्या बोलता है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम 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 दिखाई लगे, तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट मतलब डायरेक्टली क्या लिख दो, 0। तो पहले वाले एग्जांपल में दो रो हैं, कौन से रो, 2 and 5 2 and 5 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड रो, बोथ आर आइडेंटिकल। इन द सेकेंड केस 1 6 3 1 6 3 मतलब फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम वो दोनों आइडेंटिकल है, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों ये क्या था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या बोला है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दो, जैसे d दिया है मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। मान लो अगर आपने, ध्यान से सुनना सब लोग, अगर आपने किसी एक रो के अंदर या किसी एक कॉलम के अंदर, समझो कोई भी एक रो पकड़ लो, कोई भी एक कॉलम, रो कोई भी हो सकता है। अभी हमारे एग्जांपल में 3 रो है 3 कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो पकड़ ले, या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम पकड़ ले, कोई भी पकड़ लो, उसमें कोई एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं फर्स्ट रो पकड़ता हूं, तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ a1 k टाइम्स ऑफ a2 k टाइम्स ऑफ a3, और बाकी मैंने कॉपी कर दिया b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। सो गाइस अगर आपने, ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था बराबर ना, उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आपने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, सो उस केस में जो आपका फाइनल आंसर आएगा, राइट ना, उस केस में जो आपका फाइनल आंसर दैट इज व्हाट k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। समझ गए, यस। सो यहाँ पे k का मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो में, तो k टाइम्स ऑफ d आएगा। अच्छा मान लो b1 में आपने p का मल्टीप्लाई किया, तो p भी साथ में आ जाएगा, मतलब जो भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा आपके एक्चुअल डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए, यस। देखा आपने, सो a1 a2 a3 था, उसमें k1 का k का मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो भी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसमें आपका k हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर, यस। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट के पास। So guys, property number 5 क्या exactly देख लेते हैं। If each element of a row or column is expressed as the sum of the two numbers, then the determinant can be expressed as a sum of two। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो कैसे, समझो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 प्लस एक्स, ओके, b1 प्लस वाई, c1 प्लस वाई, फिर a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिख दो, उसको दो पार्ट में। उसने क्या बोला है, ध्यान से देखो सब लोग, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, मतलब a1 प्लस एक्स है, b1 प्लस वाई है, c1 प्लस वाई, उसको आप ऐसे लिख सकते हो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और दूसरे डिटरमिनेंट में क्या बचा बच्चा आपका x, और यहां पे एक्चुअली z है, सॉरी, एक्स वाई जेड। फिर बोलो a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। मतलब इसको आप ले करके ध्यान से देखो सब लोग, ये पूरा आपका बन जाएगा एक डिटर्मिनेंट। बाद में x को लेकर के a1 a2, y को लेकर के b1 b3, z को लेकर c2 c3, बन जाएगा दूसरा डिटर्मिनेंट। समझ गए ना, यस। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या बोला है, इफ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ओके, इज और कॉलम is added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of new determinant is obtained is the same as that the original determinant। चलो समझते हैं एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि स्टेटमेंट सबको कम समझेगा। क्या बोला है,
इफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी एक रो या कॉलम के साथ में आप एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो एंड नाउ इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। ठीक है, समझते हैं। जैसे इसको समझते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट आप रीड करोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो मान लो मेरे पास एक नंबर है बच्चों, डिटर्मिनेंट इज व्हाट, एक तरीके से मैं लेता हूं, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया a1 प्लस इन शॉर्ट k टाइम्स ऑफ b1, देन a2 प्लस k टाइम्स ऑफ b2, a3 प्लस k टाइम्स ऑफ b3, उसके बाद b1, b2 एंड b3, c1 c2 एंड c3। ओके, सी मान लो आपका d है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको पता है कि प्लस आ गया मतलब प्रीवियस प्रॉपर्टी क्या बोलती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब क्या हो जाएगा a1 b1 c1, फिर बोलो a2 b2 c2, फिर a3 b3 एंड c3, फिर प्लस k टाइम्स ऑफ b1 k टाइम्स ऑफ b2 k टाइम्स ऑफ b3, नेक्स्ट b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। देखा आपने, तो आपको पता है ये जो फर्स्ट रोज में k है, तो आप क्या करो a1 b1 a3, मान लो आपका जो फर्स्ट एक्चुअल डिटरमिनेंट का ध्यान रहा, जो आपका एक्चुअल डिटरमिनेंट था इसको मैं डी डैश ले लेता हूं, कंफ्यूज मत हो थोड़ा। मान लो आपका एक्चुअल डिटरमिनेंट था बच्चों a1 b1 c1। ओके एक्चुअली वेट 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 एक मिनट, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3, परफेक्ट। सो उसके बाद मैंने एक किसी एक रो का ऑपरेशन किया उसके साथ में, देख रहे हो, किसी एक रो का ऑपरेशन किया कुछ कांस्टेंट के साथ में, देखते वैल्यू क्या आती है। सो a1 b1 c a1 a2 a3 देन b1, ये आपका a है, मैं रफ कर देता हूं, देन b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3 विच इज इक्वल प्लस कॉपी किया हमने यहाँ पे k बाहर ले लिया बच्चों, क्या आएगा b1 b2 b3, फिर नीचे भी b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। आप देखोगे यहाँ पे दो रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेम है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, मतलब डी डैश क्या आ जाएगा आपका डायरेक्टली a1, मतलब आपका डी डैश है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका यही वैल्यू आ रही है, मतलब विच इज इक्वल टू दिस ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओरिजिनल सॉरी डिटरमिनेंट। सो मतलब मेरे कहने मतलब क्या है कि इफ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन टू द सेम एज द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। मतलब किसी भी एक रो के अंदर किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो और बाद में जो भी वैल्यू आती है उसको किसी और रो के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, ऑपरेशन करो, तो उसके हिसाब से जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो सेम होगी। या किसी एक कॉलम में किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स ओरिजिनल डिटरमिनेंट के इक्वली आएगी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। सो गाइस दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या दिया है, क्या बोला यहाँ पे, फिर से मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, एक्चुअली बार बार मुझे सॉल्यूशन ही करना आता है आंसर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ट्राइंगल प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट above or below the diagonals are 0, then the value of the determinant is equal to the product of the diagonals element। समझते हैं, जैसे यहां पे मैंने ले लिया a1 b1 c1, यहां पे ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल a2 a3 b2, बाकी वैल्यूज क्या दे दिया मैंने 0, राइट। तो इसे हम बोलेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे ट्रायंगुलर बच्चों, ध्यान देना, जो ट्रायंगल बनना चाहिए वो हमेशा डायगोनल को लेकर के बने, तो ट्रायंगल बना कि नहीं, यस। अगर ट्रायंगल बन गया बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए, देखो ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब a1 b1 c1, परफेक्ट, यस। ऐसे ये भी दे सकता है, कैसे, मान लो a1 b1 c1, देन यहां पे हो जाएगा b2 c3 c2 0 0, क्यों डायगोनल, देखो जो ट्राइंगल होता है वो आपका दोनों केस में इस तरीके से बन सकता है, ऊपर का केस भी नीचे का केस भी। सो ऊपर के केस में ट्राइंगल नीचे की तरफ बन रहा है, बाकी के एलिमेंट 0, और नीचे वाले केस में ट्राइंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, बाकी एलिमेंट 0। तो कॉन्सेप्ट वही है, इसे हम बोलते हैं ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा,
डायगोनल का प्रोडक्ट मतलब A1 B1 एंड C1। क्लियर? सो गाइस आई होप कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी, राइट? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और इस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय स्टूडेंट्स।